अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड इवनिंग अहमद, अंशु, आकिब, जोगेश्वरी, हेलो एवरीबडी, रजनी, मानिक, साक्षी, प्रवीण, योगेंद्र, गुड इवनिंग। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा तो पहले थम्स अप दे दो। थैंक यू सो मच आपकी लवली लवली बेस्ट विशेस के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं। बड़ी प्यारी सी क्लास होने वाली है। ऑल राइट, ग्रेट। तो आपके इतने ढेर सारे मैसेजेस मुझे कल से मिल रहे हैं और बहुत ही ग्रेटफुल हूं मैं, बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूं। और आपको एक ही बात कहना चाहती हूं दैट आई लव यू ऑल, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स और थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट विशेस। आज मेरी तरफ से आप लोग सब एक एक पेस्ट्री खा लेना, या जिसको गुलाब जामुन, चमचम जो पसंद है वो खा लीजिएगा। और जब आप सिलेक्शन के बाद मुझसे मिलने आएंगे तो मैं सबको कैश में रीपेमेंट कर दूंगी, ठीक है? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये बताओ। जूलॉजी पढ़ने में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? किससे कहानियां ज्यादा तो नहीं हो रही हैं? एक स्टूडेंट लिख रही है मैम आज पढ़ाओ ही मत आप। नहीं, आज तो डबल पढ़ना चाहिए, आज तो टीचर्स डे, आज तो डबल ब्लेसिंग होनी चाहिए, आज तो डबल आशीर्वाद होना चाहिए, आज तो डबल पढ़ाई होनी चाहिए। वैसे भी आपका आई थिंक परसों छुट्टी होगी, सैटरडे, गणेश चतुर्थी को शायद आपकी क्लासेस ऑफ होंगी शायद, तो उस दिन भी एक छुट्टी मिल जाएगी। बट उसको वेस्ट मत करना, उसको बहुत अच्छे से यूज करना, क्योंकि क्लासेस नहीं होंगी तो अपन बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, या जिनका बैकलॉग नहीं है वो अच्छे से रिविजन्स कर सकते हैं, या कोई टॉपिक वीक है तो उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हर क्लास शुरू करने के पहले जैसा कि हम अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं, हम अपना आशीर्वाद लेने की परंपरा को जारी रखेंगे। तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। स्टोरीज तो मैं ढेर सारी सुनाती रहती हूँ आपको, गाने भी मैं सुनाती रहती हूँ, है ना? अपनी मस्ती तो चलती ही रहती है। चलो करें शुरू। आइए, लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स बात की थी कैंसर की, कैंसर के डायग्नोसिस की, कैंसर के ट्रीटमेंट की, कैंसर के टाइप्स की, और हमने एलर्जी को अंडरस्टैंड किया था। यहां तक सबको क्लियर है? चलो आज हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, उसके पहले इम्यूनिटी के बारे में और भी बातें हैं, बट मैं पहले आपको ये छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा रही हूं। देखो बड़ा ध्यान से सुनो। इम्यून सिस्टम का मतलब हम आज पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमने इतनी सारी डिजीजेस पढ़ी, इतने सारे इंफेक्शंस पढ़े, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल। कितने स्टूडेंट्स हैं, जरा एक बार थम्स अप देना, जिन्हें कहीं ना कहीं डर लगने लग गया यार, हवा से भी बीमारी हो सकती है, पानी से हो सकती है, खाने से हो सकती है, पर्सनल हाइजीन, प्रोफेशनल हाइजीन, मच्छर नहीं के काटना, प्रोफेशनल हाइजीन नहीं, पब्लिक हाइजीन, क्या क्या ध्यान रखें। कितने बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं एक बार तो डर लगा, जो बड़े अच्छे से हाथ धोने लग गए हैं, जो बड़ा अच्छे से, जिन्हें लगता है पानी अच्छा साफ होना चाहिए, सब्जी वब्जी फल वगैरह धोकर खाओ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगने लगा? ये देखो कितने सारों के थम्स अप हो रहे हैं। अगर आपका थम्स अप नहीं हो रहा है मतलब आप ध्यान से क्लास नहीं पढ़ रहे हो, आप दिल से कनेक्ट होकर क्लास नहीं पढ़ रहे हो, वरना जरूर एक बार डर लगेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब आप सेकंड प्रॉफ में जाएंगे, सेकंड ईयर, एमबीबीएस में ईयर को प्रॉफ बोलते हैं, तो जब आप सेकंड प्रॉफ में जाएंगे और वहां पैथोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें डिजीजेस पढ़ेंगे, ऐसा लगता है हर बीमारी अपने को ही होने वाली है, उसे बोलते हैं सेकंड प्रॉफ सिंड्रोम। जैसे जब आप उसमें हाइपोथायरॉइड पढ़ेंगे तो उसके सिम्टम्स होंगे कि नींद बहुत आती है, थकान रहती है, वेट गेन होता है, आपको ऐसा लगेगा तो सब मेरे साथ ही हो रहा है, हर बीमारी ऐसी लगता है अपने को ही हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इतने सारे पैथोजेंस हैं हर जगह आसपास, दिखाई भी नहीं देते, पर हम बीमार, डिजीज
उसके कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। भाई हमारे आसपास तो हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा हैं, बट हम बीमार पूरी जिंदगी में 8, 10, 12 बार होते हैं। थोड़ा बहुत कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, ज्यादा बीमार कहाँ होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? हमारे इम्यून सिस्टम के कारण से। हमारी बॉडी की काबिलियत है, एबिलिटी है टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक और काबिलियत है बड़ी शानदार, कि हमारी बॉडी अपने खुद के सेल्स को, और अगर बाहर से कोई, बॉडी के बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी सेल आया है, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है, तो उसमें डिफरेंस कर सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली अपने सेल्स के खिलाफ कभी भी अटैक नहीं करेगा। भाई ये तो वही बात हो गई ना, मतलब मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी कि यार ये जो वॉर मूवीज जब दिखाते थे, जो तलवार वलवार लेके और राजा महाराजाओं के टाइम पर युद्ध होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तलवार कभी अपने ही आदमी पे घुप जाए, या बंदूक की गोली अपने ही आदमी पे चल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। इतनी शानदार ट्रेनिंग होती है कि आप ऑपोजिट पार्टी को ही मारते हो, अपने लोगों को नहीं मारते। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के सेल्स और बाहर से आने वाले फॉरेन सेल्स, पैथोजन, बीमारी करने वाले, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। यानी हमारी खुद की इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम कौन है बेटा? हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं। एनिमल किंगडम अगर आप लोगों को याद हो, हम कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, 11 फाइलम में से कॉर्डेटा फाइलम में, और उसके अंदर भी हम वर्टिब्रेटा में आते हैं। बेटा वर्टिब्रेटा में फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। हम मैमल्स हैं, यानी हम हायर हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। इसे लोअर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे हैव एबिलिटी, काबिलियत, they have ability to differentiate या discriminate, अलग अलग देखते हैं वो, discriminate between foreign molecules या foreign organisms, जो बॉडी के बाहर के हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ये बीमारी करेंगे, खराब हैं, लाइक पैथोजन्स। पैथोजन ने पढ़ा है, डिजीज करने वाला। एंड बॉडीज सेल्फ सेल्स या ओन सेल। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हम भी आते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है कि हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के खुद के सेल्स से डिफरेंस कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। इम्यून सिस्टम जो बंदूक की गोली चलाएगा या तलवार घोपेगा, मैं सिखाऊंगी, वो इन्हें मारेगा, अपने आप को नहीं मारेगा। पता है फॉरेन मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? जैसे वायरस है, वायरस को बेटा ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, वायरस लिविंग नहीं मानते, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग नॉन लिविंग, तो मॉलिक्यूल लिख दिया। इतना लिखो सब लोग, इतना लिखिए जल्दी से। अब कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ये जो काबिलियत है बेटा, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर हमारी काबिलियत होती है। ये अभी थोड़ी टाइम में समझ में आएगा, अभी मैंने नहीं पढ़ाया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पार्ट है, बस अभी एक लिख लो लाइन केवल, अभी नहीं समझा रही। कभी कभी ये तो नॉर्मल है कि हम आराम से डिफरेंस कर सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग काबिलियत है कि फॉरेन कौन सा है, बॉडी का कौन सा है, खुद के लोगों को नहीं मारेंगे, बाहर वालों को मारेंगे। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम किसी गड़बड़ के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण खुद ही अपने सेल्स को अटैक करने लग जाता है। बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लग जाती है। समटाइम्स बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स।
अब ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट जो है बेटा, हम लोगों की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत खतरनाक टॉपिक है, अभी बताऊंगी आपको, क्लिनिकली बताऊंगी, रियल लाइफ में। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ जेनेटिक बेसिस है, जेनेटिक कॉज, बट ज्यादातर कहते हैं कोई अननोन कॉज है। जी हां, आज तक पता नहीं है कि आखिर किसी इंसान के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि उसकी बॉडी खुद ही अपनी दुश्मन बन जाती है, उसका इम्यून सिस्टम खुद ही अपने ही बॉडी के सेल्स का दुश्मन बन जाता है और वो अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लग जाता है, और इससे जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। पहले इतना लिखो, फिर मैं ये बात लिखवाती हूं। इससे होगा डैमेज टू बॉडी, इससे होगा इट कॉज डैमेज टू बॉडी। एक सेकेंड दीजिए स्टूडेंट्स, किसी का कॉल आ रहा है, मैं इसे कम कर देती हूं, एक सेकेंड। कॉज डैमेज टू बॉडी, नेचुरली बॉडी के खुद ही के सेल्स पर अटैक होने लग गया, डैमेज टू बॉडी, और इसे कहते हैं बेटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज। ऑटो इम्यूनिटी खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, मतलब ये काबिलियत खत्म हो गई है, अबव एबिलिटी इज डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट। जो ऊपर एबिलिटी बताई है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, वो लॉस हो गई है, स्टूडेंट्स आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत कॉमन हो गई हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे गड़बड़ बात यह है कि जब ये बीमारी डायग्नोज होती है और पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्यों हो रही है, तो कोई कारण ही नहीं है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस का जेनेटिक रीजन होता है, बट ज्यादातर का अननोन रीजन होता है, कारण पता ही नहीं है ऐसा क्यों होता है। हमारी कई सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो साइंटिस्ट हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ने का कारण हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। जी हाँ, विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग जो नेगेटिव होते हैं उससे हमारे सेल्स के अंदर, उनका मानना है, इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जिससे कि बॉडी के सेल्स जो हैं वो एग्रेसिव होकर खुद ही एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। आपको शायद सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर ये सत्य है, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में प्रूवन बातें हैं जो रखी गई हैं। इसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बोल सकते हो, अपने ही दुश्मन बन जाना बोल सकते हो, अपने ही घर में आग लगा देना बोल सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस इस समय बहुत ज्यादा राइज पर हैं, बहुत ज्यादा ये बीमारियां सामने आ रही हैं, और ऐसा मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी कल्टीवेट कीजिए, अपने अंदर नेगेटिव विचारों को इकट्ठा मत होने दीजिए, अदरवाइज ये डिजीजेस तक हो सकती है। यस, इट इज सरप्राइजिंग बट इट इज ट्रूथ। अभी जब मैं इजिप्ट गई थी, वहां पर भी हमारा एक पेपर था जो ऑटो इम्यून डिजीजेस पर था। यूएस के डॉक्टर थे और उन्होंने भी इस थ्योरी को अपनी वहां पर प्रेजेंट किया था। चलिए आइए, तो अब हम कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो एक एग्जाम्पल लिखा है, एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेटा आर्थराइटिस, अगर आपने 11th क्लास में लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा हो, आर्थराइटिस, आर्थरो मतलब जॉइंट्स, इसमें जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, गठिया बाय जिसे बोलते हैं। अगर किसी को याद हो तो इसमें होता क्या है, आपको अगर याद हो, जैसे ये बोन है, ये एक और बोन है, बोन के बीच में जॉइंट होता है, याद है, साइनोवियल जॉइंट, इसमें ऐसी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। बेटा इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। इसी के खिलाफ क्या होता है इस केस में, एंटीबॉडीज। ऐसा समझ लो बंदूक की गोली, कुछ प्रोटीन्स हैं जो इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनाता है। सुना है साइनोवियल जॉइंट्स, ये जो हमारा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स, ये सब साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट
साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। नहीं भी याद करोगे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको यह याद होना चाहिए कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है 11th क्लास में, माइस्थीनिया ग्रेविस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम ही है ग्रेविस यानी खतरनाक, ग्रेव कब्र की तरह। मायो, मायो मतलब मसल्स इसमें पैरालाइज हो जाती है। अगर आपको मालूम हो तो जैसे मान लो कि ये आखिरी न्यूरॉन है, ये आखिरी न्यूरॉन है और यहां पर मसल है, तो बेटा इस न्यूरॉन और मसल के बीच में इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन जो खबर लेकर आया है मसल के लिए और मसल के बीच में जो जंक्शन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये इस चैप्टर में दी हुई है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी डिजीज है हशीमोटोज, हशीमोटोज थायरोइडाइटिस। स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जब 11th क्लास को हम पढ़ेंगे, हशीमोटोज थायरोइडाइटिस। थायराइड के अंदर जो फॉलिकल होते हैं, थायराइड फॉलिकल, उनमें सेल्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं अगेंस्ट फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेटा जब फॉलिक्यूलर सेल्स डैमेज होने लग जाएंगे तो थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं, इसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज भी एक होती है ऑटो इम्यूनिटी के कारण, डायबिटीज। इसके अलावा एक बीमारी होती है सोरियासिस, सोरियासिस। एक होती है विटिलिगो। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, एक बार एनसीईआरटी नीट में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, नॉट ऑटो इम्यून डिजीज। उसमें एक तो कोई ये वाला ऑप्शन था और बाकी दो ये वाले ऑप्शन थे, और एक एल्जीमर्स डिजीज था जिसमें इंसान की याददाश्त जाती है ओल्ड एज में। वो एसिटाइल कॉलिन मैं पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम में, उसके कम होने के कारण होती है, वो ऑटो इम्यून नहीं होती है। बट एनसीईआरटी में ना तो एल्जीमर्स का नाम है कहीं, ना सोरियासिस का है, ना विटिलिगो का है, पर ही ऑप्शंस में आए हैं। बेटा ये स्किन की बीमारी होती है, स्किन की, और ये भी ऑटो इम्यून है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट आई हुई है, तो हमें याद रखना है। एक और आती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते थे तब बहुत इंपॉर्टेंट थी, परनीशियस एनीमिया। अब तो वो सिस्टम सिलेबस से डिलीट हो गया है। स्टूडेंट्स जब हम 11th का ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, बेटा रेड ब्लड सेल को मैच्योर होने के लिए फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है और विटामिन B12 चाहिए होता है। हम बॉडी में जो B12 खाते हैं, हमारे पेट में, स्टमक में एक केमिकल होता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके साथ वो विटामिन B12 जुड़कर फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर सेल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर वो आरबीसी को मैच्योर करता है। यहां पर उस कासल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। तो आप कितना ही विटामिन B12 खा लो खाने में, वो ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा फीसेस से, और उस कारण से आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे। आरबीसीज की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिसे एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी होना। तो यहां पर एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट, साइंटिस्ट का नाम है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, और अगर ऐसा होगा ये फैक्टर टूटेगा तो बेटा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी। मैं लिख देती हूं यहां पर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। कितना ही खाने में खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे थायराइड के हार्मोन्स कम हो जाएंगे, यहां पर मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं, यहां पर गठिया बाय, जॉइंट्स बहुत स्वॉलन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इतने नाम आपको आने चाहिए, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट इतने नाम हमें आने ही चाहिए। बाकी डायबिटीज भी होती है बेटा, ऑटो इम्यूनिटी,
ऑटो इम्यूनिटी डायबिटीज भी होती है। चलो, हो गया। डन एवरीबडी। चलिए, आइए एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए। लेट्स मास्टर दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालो, एलर्जी वाला पार्ट निकालो जहां एलर्जी लिखा हुआ है। एलर्जी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एलर्जी के नीचे दिया है ऑटो इम्यूनिटी 7.2.6, प्लीज ओपन करिए। 7th चैप्टर है 7.2.6। कम ऑन एवरीबडी। यहां पर ये देखो, हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं इनमें एबिलिटी है टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस फ्रॉम सेल्फ सेल्स। ठीक है, अब यानी दे कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्फ सेल्स। लेकिन कभी कभी कोई जेनेटिक रीजन से, ये अभी नहीं पढ़ाया बेटा, इसकी अभी जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये अभी सिखाऊंगी। जेनेटिक रीजन से या कोई अननोन रीजन से बॉडी सेल्फ सेल्स को अटैक करेगी, जिससे बॉडी में डैमेज होगा और इसे कहेंगे ऑटो इम्यून बीमारी। यहां रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया है, 11th क्लास में माइस्थीनिया ग्रेविस है। ये दोनों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। हो गया। चलिए, अब आइए हेडिंग डालिए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हमारे बॉडी की होस्ट जो है, जिसके अंदर ये सब ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसकी काबिलियत है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी लिखती है कि आसपास इतने पैथोजेंस हैं, फिर भी हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है? हमारी इम्यूनिटी के कारण से। और ये इम्यूनिटी हमें कौन देता है? कॉन्फर्ड बाय, मतलब गिवन बाय। बेटा, हमारे अंदर पूरा एक इम्यून सिस्टम है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा ही पूरा इम्यून सिस्टम है जो हमें ये देगा। ठीक है बेटा, सोरियासिस और विटिलिगो दोनों ही ऑटो इम्यून है, तो स्किन की डिजीजेस, बट ये ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी होती हैं। वो जो मतलब बॉडी के ही स्किन के सेल्स अटैक होने लग जाते हैं। सो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाय इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन किसका बना होता है? टिश्यू का। और टिश्यू किसका बना होता है? सेल का। वेरी इजी। कोई भी सिस्टम हो वो ऑर्गन का बना है, ऑर्गन टिश्यू का बना है, टिश्यू सेल्स का बना है। यहां पर सेल्स लिम्फोसाइट्स होंगे, मैं बताऊंगी मेनली। तो लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। तो ऑर्गन को बोलेंगे अपन लिम्फॉइड ऑर्गन। पूरी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, हम बस लिख अच्छे से रहे हैं। फिर ऑर्गन के अंदर होगा टिश्यू यानी लिम्फॉइड टिश्यू, और टिश्यू बना होगा सेल्स का यानी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स मतलब सेल्स। तो कोई भी सिस्टम हो वो ऑर्गन्स का बना है, ऑर्गन टिश्यू का बना है और टिश्यू सेल्स का बना है। इसके अलावा इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, बंदूक की गोलियां भी, बुलेट्स भी बनेंगी, जिन्हें एंटीबॉडीज बोलते हैं, प्रोटीन के होते हैं। ये सेल्स बनाएंगे। हम अभी सब सीखेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सो सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स ये हमारे ब्लड में मिलती हैं, प्लाज्मा के अंदर बेटा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसमें घुली रहती हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मारती हैं। एंटीबॉडीज, ग्लोब्यूलिन्स हैं ये, मैं सिखाऊंगी। एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में घुला रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल्यूबल। इसे इनसॉल्यूबल कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नोट करा?
तो ऑर्गन्स है लिम्फॉइड, टिश्यू है लिम्फॉइड, सेल्स है लिम्फोसाइट्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं एंटीबॉडीज। अब हमारे इम्यून सिस्टम की खासियत क्या है बेटा? हमारे इम्यून सिस्टम की खासियत है आर आर आर। आप कहोगे मैम ये आर 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 पिक्चर का नाम कहां से आ गया? स्टूडेंट्स जी हां, आर 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 ये है इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यून सिस्टम, आर आर आर। आर 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 आर। मैं झूठ थोड़ी ना बोलती हूं, मैं मजाक करती नहीं हूं। आर आर आर। देखो, सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक काबिलियत है कि वो फॉरेन मॉलिक्यूल को पहचान ले। वो पहचान ले कि सेल्फ सेल कौन सा है और बाहर का कौन सा है। यानी फर्स्ट आर से है रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। बेटा मैं बताऊंगी एंटीजन का क्या मतलब है। अभी तो ऐसा समझ लो फॉरेन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, पहचान लिया। मान लो एक टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया अंदर घुसा या HIV वायरस अंदर घुसा, उसे पहचान लिया। पहचानने से काम नहीं चलेगा, केवल उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम, रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा। उसे मारना पड़ेगा, बंदूक की गोली से मारना पड़ेगा या तलवार से काटना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे। और यही नहीं, दुश्मन को याद रखना पड़ता है। जब पहली बार अटैक होता है किसी, मान लो किसी कंट्री पर, किसी दूसरी कंट्री ने फर्स्ट टाइम अटैक करा, तो नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि हमें पता नहीं है नया दुश्मन है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी आर्मी है, कैसे वेपन्स हैं। हमने उस समय लड़ा, जी जान लगा दी, बहुत हमारे भी सिपाही मरे, लेकिन हमने विजय हासिल कर ली, हम जीत गए। लेकिन अब हम नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे। कहते हैं ना पुराने लेसन्स भूलने नहीं चाहिए, ताकि जब अगली बार अटैक होगा तो हम जल्दी से स्ट्रैटेजी बनाकर हमारे नुकसान कम हो, हमारे सैनिक कम मरे और हम उनको खदेड़ दें। जी हां, बिल्कुल हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे ही होता है, यानी रिमेंबर्स देम, रिमेंबर्स देम। तो ये सबसे पहले पहचानेगा यानी रिकॉग्नाइज करेगा, फिर रिस्पॉन्स उनके खिलाफ करेगा और फिर उन्हें आगे के लिए याद भी रखेगा। क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी कि अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, माता निकल आए बचपन में, तो दोबारा माता नहीं निकलती? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में घुसा, हमें चिकन पॉक्स हुआ, हमें सिम्टम्स लक्षण आए, हम बीमार पड़े, पर हमारे इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को खत्म किया, हम ठीक हो गए और याद रखा। अब जब बाद में कभी वो वायरस एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही उसे मार देगा, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। आ रहे हैं मजे? आ रहे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट रोल है इन, इंपॉर्टेंट रोल इन, बेटा सारी एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा रही हूं। हमने कल की क्लास में बात की थी एलर्जी की। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मेट्रो सिटीज में बच्चों को बहुत पहले से इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसीलिए कोई एलर्जन आता है तो वो हाइपर रिएक्ट करता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देता है, जिसे हमने एलर्जी कहा था। दूसरा, ऑटो इम्यूनिटी के लिए भी तो यही जिम्मेदार है। इसकी ये जो डिफरेंस करने की कैपेसिटी है ये लूज हो जाएगी, तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम में ही गड़बड़ हो रही है। ऑटो इम्यून डिजीज एंड स्टूडेंट्स, आपने कभी सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, किडनी प्रत्यारोपण, किसी की किडनी खराब हो गई है, कोई डोनर उसको किडनी दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मैच कर जाए, जरूरी नहीं है। आपने मैच भी कर गई मान लो और आपने उस डोनर रिसिपिएंट को किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दी, तो हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन समझकर और रिजेक्ट कर दे। वहां भी इम्यून सिस्टम का रोल आता है। अगर आपको कोई भी ऑर्गन या ग्राफ्ट को प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन करना है, एक इंसान से दूसरे में लगाना है, तो वो जो रिसीव करने वाला है उसके इम्यून सिस्टम को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस की और डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। बाकी एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी ये हम दोनों टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने। अब इम्यूनिटी दो तरीके की होती है हमारे अंदर। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स। देखो, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस पर अभी कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई बैक्टीरिया वायरस उसकी बॉडी में नहीं घुसा है, पर फिर भी उसके पास एक जनरल सी इम्यूनिटी होती है जिसके कारण वो इजीली बीमार नहीं पड़ता। ये उसकी जन्म से है, सिंस बर्थ है। इसे बोलते हैं बेटा इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब ही होता है सिंस बर्थ, इन्नेट। आप इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी बोल सकते हो, इनबॉर्न इम्यूनिटी। जब एक बच्चा पैदा हुआ तब भी उसके अंदर एक इम्यूनिटी नेचर ने दे रखी है। दिस इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, सिंस बर्थ। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के या पैथोजन के अगेंस्ट है, नहीं, एक जनरल सी इम्यूनिटी है, जनरल सी इम्यूनिटी, यानी नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन के अगेंस्ट नहीं है। या आप कह सकते हो ट्रीट्स ऑल पैथोजेंस इन सेम वे, सेम मैनर। या ऐसा भी कह सकते हो कि मतलब पर्टिकुलर के अगेंस्ट नहीं है। और यहां बेटा उस बच्चे में भी कोई अटैक नहीं हुआ किसी भी बैक्टीरिया वायरस का, तो इसके अंदर कोई याददाश्त नहीं है। ये तो एक जनरल सी इम्यूनिटी है। अभी मैं और सिखाऊंगी तो और समझ में आएगा। इसमें नो मेमोरी प्रेजेंट, ये रिमेंबरेंस नहीं है, नो मेमोरी प्रेजेंट। ये पॉइंट अभी और अच्छे से थोड़ी देर में समझ में आएगा, नो मेमोरी प्रेजेंट। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम सबके अंदर एक प्रकृति ने, नेचर ने एक इम्यूनिटी दे रखी है जो हर फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट सेम काम करती है। कोई याददाश्त नहीं है, एक जनरल सी इम्यूनिटी है। अब क्या होता है, अब यही बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ। मान लो ये 3 साल का हुआ, और 3 साल का जब ये हुआ तो इसे माता निकल आई, यानी चिकन पॉक्स का वायरस इसकी बॉडी के अंदर घुसा। अब उस वायरस को मारने के लिए इसके इम्यून सिस्टम ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, या तो बुलेट से एंटीबॉडी, या तलवार लेके मैं सिखाऊंगी, उस वायरस को मार दिया। और उसको याद रखा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस बॉडी में पहुंचे तो ये बच्चा आगे कभी भी जिंदगी में बीमार ना पड़े। यानी ये जो इम्यूनिटी आई है ये पर्टिकुलरली चिकन पॉक्स वायरस के अगेंस्ट आई है। ये उसने पैदा होने के बाद एक्वायर किए जब अटैक हुआ था, और इसे याद रखा जाएगा। ये एक्वायर की है बेटा, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज गेन्ड आफ्टर बर्थ, दिस इज एक्वायर्ड या गेन्ड आफ्टर बर्थ। जैसे जैसे बीमार पड़ते जाएंगे वैसे वैसे उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती जाएगी। यानी ये है बेटा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। यानी ये हर पैथोजन को एक साथ ट्रीट नहीं कर रही है, ये अलग अलग पैथोजन को अलग अलग समझ के स्ट्रैटेजी बन रही है। और यहां पर मेमोरी प्रेजेंट है, उसे याद भी रखा जाएगा, मेमोरी प्रेजेंट, मेमोरी प्रेजेंट। तो 3 मेन डिफरेंसेस हैं। ये सिंस बर्थ है, ये आफ्टर बर्थ एक्वायर होगी। ये नॉन स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है। यहां पर मेमोरी प्रेजेंट है, यहां पर कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं है। अब जब भी हमारी बॉडी को अटैक होगा बेटा, तो सबसे पहले, भले हम बड़े हो जाएं, सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी काम आती है। मैं अभी बताऊंगी आपको कि इसके, ये हमारी, जैसे इसको एक आर्मी के सेटअप से समझो।
जैसे जब दुश्मन अटैक करता है तो सबसे पहले बॉर्डर पर जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका रोल आता है। फिर जो और आर्मी के स्टेशंस हैं जो बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, ऐसे कर करके बात आती है। तो ऐसे ही हमारा जो पहला रक्षा है और जो दूसरी रक्षा की टुकड़ी है, जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो हम सब में बचपन से जन्म जाते, कोई भी ऑर्गेनिज्म आए उसे इसे निपटना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। सो इट फॉर्म्स, अभी समझाऊंगी और डिटेल में, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा जो डिफेंस है, जो इम्यूनिटी है, उसकी पहली और दूसरी रक्षा टुकड़ी यही बनाती है। ये हम सब में बचपन से है, हर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। पर मान लो अगर उस पैथोजन ने इसे तोड़ दिया, नहीं हारा, दुश्मन और अंदर घुस गया, ये आए लड़ने के लिए, इसे भी तोड़ दिया, दुश्मन और अंदर घुस गया, तब इसका रोल आता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बेटा इसमें आते हैं, मैं सिखाऊंगी। सो इट फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये तीसरी टुकड़ी है, इसे भी तोड़ दिया तो फिर बीमार हो जाएंगे, फिर दुश्मन जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, या तो फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन, कहीं ना कहीं हम दुश्मन को खत्म कर देते हैं और हम जनरली बीमार नहीं पड़ते। बेटा इसके अंदर आता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे लिम्फोसाइट्स आते हैं। क्या आप लोगों ने, आपको पता है ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकने में काम आते हैं, कोएगुलेशन, खून का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट, और डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं। उसमें से भी जो लिम्फोसाइट्स हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो है यहां पर, जिसे हम भर भर के इस चैप्टर में अभी और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। और इसके अंदर 4 बैरियर्स आते हैं, अभी बताऊंगी। 4 बैरियर्स। बेटा इन पे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आपके बोर्ड लेवल पर इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस भी आ सकता है, या पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है, और नीट में भी यहां से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, एक एक बीमारी का ट्रीटमेंट यहां क्लास में मत पूछिए। अगर कोई डिजीज है, मेडिकल ट्रीटमेंट, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं अपनी बीमारियां। बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट कभी भी ऐसे मैसेजेस पर नहीं होता है। मैंने आपको हमेशा कहा है, हर पेशेंट अलग है, हर डिजीज उसके लिए अलग है। तो अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे कंसिडर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद ही सोचो, फिर तो इंटरनेट पर हर चीज का ट्रीटमेंट है। मलेरिया, टाइफाइड, यूटीआई, जो 10-15 कॉमन डिजीजेस है, उनकी ट्रीटमेंट के पर्चे पढ़ लो, रट लो और इलाज कर दो। पर हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो प्लीज आप जो है ऐसा ना पूछे मुझसे। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं 4 बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। जो हम सब के अंदर जन्म से, सिंस बर्थ इम्यूनिटी है, आखिर वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। आखिर वो क्या है। आप सबने बॉलीवुड में 2 सिस्टर्स का नाम सुना होगा, चोपड़ा सिस्टर्स, प्रियंका चोपड़ा एंड परिनिधि चोपड़ा। P2 C2। आ जाओ, पहला बैरियर पढ़ते हैं। P से है फिजिकल बैरियर। बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब समझो, बहुत इजी है। भाई हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी स्किन होती है ना, स्किन। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर घुसना है तो स्किन का सामना करना पड़ेगा, और स्किन ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने से रोकेगी। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकेगी। चलिए आइए इस बात को हम लिख लेते हैं। तो पहला बैरियर जो है इसके अंदर, वो है फिजिकल बैरियर, जिसमें हमारी स्किन आती है। और स्किन का ये काम है कि वो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं घुसने देगी, यानी प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। जो भी डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, काफी सारे हमारी स्किन को पार नहीं कर पाते हैं, ये एक फिजिकल बैरियर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो यहां से घुसे, नाक से घुसे,
या वेजाइना से घुसे या यूरिनरी ओपनिंग से घुसे? बेटा ये है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेशन वाला, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिन और जेनाइटल एरिया। यही मेन एंट्री पॉइंट्स होते हैं किसी भी पैथोजन के हमारे बॉडी में मेजरली आने के। और यहां सब तरफ, नाक में देखो अंदर चिपचिपा म्यूकस है, यहां अंदर हाथ लगाओ गाल, म्यूकस है। वेजाइना की अंदर की लेयर जो है म्यूकस है, यूरेथ्रा की जो लेयर है उस पे म्यूकस है। तो जैसे ही कोई पैथोजन यहां से एंटर होगा तो यहां जो म्यूकस है, श्लेष्म चिपचिपा मटेरियल, उसमें ट्रैप हो जाएगा और बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी फिजिकल के अंदर ही आती है म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियम लाइनिंग। बेटा रटने की जरूरत ही नहीं है, 3 मेन ट्रैक्ट्स होते हैं जहां से ऑर्गेनिज्म घुसता है। रेस्पिरेटरी यानी नाक के थ्रू, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी माउथ के थ्रू, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, या यूरिन या जेनाइटल यानी यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। इसकी जो म्यूकस कोटिंग है, जीआईटी, यूरिनोजेनाइटल, रेस्पिरेटरी की जो म्यूकस कोटिंग है, ठीक है, ये क्या करेगा? दिस विल ट्रैप और वहीं फंस के रह जाएगा, इमोबलाइज ऑर्गेनिज्म एंटरिंग बॉडी। जो भी पैथोजन है जो बॉडी में अंदर घुस रहा है वो यहीं पर फंस जाएगा और यहीं रह जाएगा चिपक के, और फिर बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा समझो बेटा, जैसे मान लो ये कोई भी ऑर्गन है, नोज है, माउथ है, वेजाइना है, यूरिनरी ओपनिंग है, ये एपिथीलियम है, ये एपिथीलियम है, सिंपल एपिथीलियम हो चाहे कंपाउंड एपिथीलियम हो, जो भी है। आपको याद है इसके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, यहां पर म्यूकस की कोटिंग होती है हमेशा, म्यूकस, ये म्यूकस है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म पैथोजन जब एंट्री करेगा तो यहीं पर अटका दिया जाएगा, यहीं अटका दिया जाएगा। तो बेटा ये दोनों फिजिकल बैरियर्स हैं, ये दोनों फिजिकल बैरियर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक स्किन और एक म्यूकस कोटिंग, ये दोनों फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर। ये हम सबके अंदर है, हर पैथोजन को इनका सामना करना पड़ेगा। अगर वो इसे क्रॉस नहीं कर पाया तो वो यहीं अटक जाएगा, अगर क्रॉस करा तो अगला नेक्स्ट बैरियर आएगा। लिख लिया सबने? सो सेकेंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। वो था फिजिकल बैरियर, ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। लिखो, बिल्कुल आ रहा है समझ में? चलो समझो, फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि वो ऑर्गेनिज्म ने स्किन को भी क्रॉस कर लिया या म्यूकस कोटिंग को भी क्रॉस कर लिया, उसके वो लपेटे में नहीं आया और अंदर घुस गया। मान लो माउथ से अंदर घुसा तो बेटा फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस में गया, स्टमक में आपको पता है हाई एसिडिटी होती है, हाई एसिडिटी 1.5 से 2.5 pH होता है। इतनी एसिडिटी को अगर वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई नहीं टॉलरेट कर पाया तो मर जाएगा, हमें बीमारी नहीं होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं? एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने मार दिया, उसने मार दिया। इसी तरह बेटा वेजाइना के रास्ते से या यूरिन के रास्ते से जब ऑर्गेनिज्म जाता है, हमारी वेजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा, ये सब भी एसिडिक होते हैं। अराउंड 6 pH इनका होता है। तो ना सिर्फ स्टमक बल्कि वेजाइना, यूरिन, ये सब भी एसिडिक होते हैं। और इसीलिए बेटा गर्ल्स को जैसे कई बार ऐसा होता है कि ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हुई वेजाइना से,
वो गायनेक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें कोई वॉश लिखा, वी वॉश, वेजाइनल वॉश, और गर्ल्स क्या करती है, उसे यूज करती रहती है। जब वो ठीक हो गए उसके बाद भी बेटा उनको यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमारी वेजाइना के एरिया का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है और बल्कि और इंफेक्शंस का चांस होता है। दैट एरिया शुड बी वॉश्ड विद जस्ट नॉर्मल वाटर। ना वहां पे सोप अप्लाई करना चाहिए, ना वहां पर कोई क्रीम लगानी चाहिए, ना वहां पर कोई वेजाइनल वॉशेस यूज करने चाहिए जब तक कि डॉक्टर जितने दिन प्रिस्क्राइब ना करे, और ना वहां पर गर्म पानी से धोना चाहिए। इट शुड बी वॉश विद नॉर्मल वाटर, जैसा नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, तो एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, वेजाइना, यूरिन, तो यहां से अगर कुछ एंटर हो रहा है तो मार दिया जाएगा। अब मान लीजिए वो आंखों से घुस रहा है या मुंह से घुस रहा है तो सलाइवा आएगा। बेटा हम पढ़ेंगे हमारे जो आंसू हैं, जैसी कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश करती है आंसू आ जाते हैं, टीयर्स, मुंह में सलाइवा है, इन सब में बैक्टीरिया को मारने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लाइजोजाइम। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते थे बेटा, ये बैक्टीरिया को मार देता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ये हमारे आंसुओं में, टीयर्स में है, सलाइवा में है, एक्सेट्रा। तो अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से बच भी गया तो इनमें से किसी ना किसी से मारा जाएगा। सो एसिडिक पीएच हो गया, लाइजोजाइम हो गया, ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, ये सब उस माइक्रोब को ग्रो नहीं करने दे रहे, उसे मार रहे हैं। यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिटी मार रही है, यहां पर ये एंजाइम मार रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। स्किन तो अंदर घुसने नहीं दे रही थी, बड़ा ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का रटवा रही हूं। स्किन एंट्री नहीं होने दे रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप करके इमोबाइल कर रही है, और ये उसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे, उसे खत्म कर रहे हैं। सो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल बैरियर। बेटा इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हम लिख लेंगे एक साथ। चलो अब हम थर्ड बैरियर पढ़ते हैं। थर्ड बैरियर, तो दो पी से हो गए, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। बहुत क्वेश्चन आता है, याद होना चाहिए कौन से बैरियर में क्या एग्जांपल है। फिजिकल में स्किन और म्यूकस कोटिंग है, और फिजियोलॉजिकल में एसिडिटी और लाइजोजाइम है। अब थर्ड है सी से, सेल्यूलर बैरियर। मान लीजिए कि कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उसने स्किन भी क्रॉस कर ली, म्यूकस कोटिंग भी क्रॉस कर ली, एसिडिटी से भी बच गया, लाइजोजाइम से भी बच गया, फिजिकल फिजियोलॉजिकल सबसे बच गया। अब वो ब्लड में आ गया है, या उस ऑर्गन में, किसी ऑर्गन में आ गया, और ऑर्गन के अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू। अब वहां सेल्स आएंगे लड़ने के लिए। कौन कौन से सेल्स आएंगे बेटा, अभी लिम्फोसाइट नहीं आएंगे, बी और टी लिम्फोसाइट अभी एकदम से नहीं आते हैं वो। अभी ये हम सबके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कुछ भी आए, नॉन स्पेसिफिक, जन्मजात, बचपन से मौजूद है ये सारी इम्यूनिटी। सबसे पहले आते हैं इसमें बेटा न्यूट्रोफिल्स। अगर आपने 11th क्लास पढ़ा हो बेटा, न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम होता है PMNL। ये WBC है, WBC एक तरीके का। एक्चुअली WBC के अंदर न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 5 टाइप के सेल्स हैं। एसिडोफिल कल पढ़ाया था, इओसिनोफिल, एसिडोफिल, जो एलर्जी के टाइम पर IgE एंटीबॉडीज बनवाते हैं। फिर वो मास्ट सेल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करवाती है। बेटा इन सब टाइप के सेल्स का न्यूक्लियस अलग अलग शेप का होता है, मैं 11th क्लास में पढ़ाऊंगी। तो न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस अलग अलग शेप्स के हैं, यानी पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब ये एक तरह का WBC है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके मेनी शेप्स हैं, मॉर्फोलॉजी है। सो इट इज अ टाइप ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल। जिसे फुल फॉर्म नहीं पता हो भाई लिख लेना। तो अगर फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हो गया और वो पैथोजन आ गया ब्लड में, तो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और उनकी मदद करने मोनोसाइट्स आते हैं।
बेटा ये भी एक तरह का WBC है, टाइप ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल, हमारे ब्लड के अंदर है। और अगर टिश्यू में पहुंच गया है, वो ब्लड में नहीं ऑर्गन में पहुंच गया, तो हर ऑर्गन के अंदर चारों तरह के टिश्यूज होते हैं, मसल भी होती है, नर्वस भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस। बेटा नाम ही है फेज यानी ईटिंग, बड़े बड़े सेल्स हैं, ये टिश्यू के अंदर होते हैं, मैक्रोफेजेस इन टिश्यू यानी ऑर्गन के अंदर, ये दोनों ब्लड के अंदर है। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों उस बैक्टीरिया वायरस को खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं और उसे अंदर डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। यानी ये सब है पैगोसिटिक सेल्स, पैगोसिटिक सेल्स। पैगो मतलब ईटिंग और सिटिक, पैगोसिटिक, खा के खत्म कर देते हैं। कैसा होता है ये आपको बताती हूं। तो न्यूट्रोफिल्स या PMNL, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। बेटा WBC है तो ब्लड में होगा, मैं यहां लिख देती हूं इन ब्लड। क्या होता है, ये सभी सेल्स जो है ना बेटा, ये ऐसे होते हैं, ऐसे, कुछ तो भी शेप होता है, और ये इनका न्यूक्लियस हो गया, यूकैरियोटिक सेल है। अब मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया वायरस आया, ये कोई पैथोजन है, सपोज पैथोजन, ये पैथोजन इनकी बॉडी के अंदर जाएगा, इसके सेल के अंदर गया, ये गया और ये सेल के अंदर आ गया, ये सेल के अंदर आ गया। बेटा आपको मालूम है हमारे अंदर, अगर आपने इतना तो पता होगा शायद, हमारे हर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल होता है तो क्लोरोप्लास्ट, ER, गोल्जी बॉडी, ऐसे लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये लाइजोसोम के साथ जुड़ जाते हैं और लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं। भाई ये पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, फंजा, ये भी तो इन्हीं का बना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का ही तो बना होगा। तो ये जो साथ में सेल आया है, ये जो लाइजोसोम्स आए हैं, इनके एंजाइम्स इसे डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेस्ट मार दिया और इस सेल के बाहर फेंक देते हैं। यानी इन्हें क्या करा है, पैथोजन इंजेस्टेड इनटू सेल, सेल के अंदर लिया, देन डाइजेस्टेड, उसे तोड़ दिया, सारे मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन कर दिए, विथ हेल्प ऑफ लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, और तोड़ ताड़ के उसको बॉडी के बाहर फेंक दिया, सेल के बाहर फेंक दिया, एंड वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ सेल। पान खा के थूक दिया ऐसा समझ लो। तो बॉडी के सेल के अंदर लिया, डाइजेस्ट किया और बाहर फेंक दिया। इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी सेल को खा जाएंगे। फैगो मतलब ईटिंग और साइटो मतलब सेल को खाने वाले सेल्स हैं ये। सेल मतलब पैथोजेंस को खाने वाले, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। अब एक सेल और होता है, इसका भी सामना करता है, स्पेशली अगर कैंसरस सेल्स हैं बॉडी के अंदर। कैंसरस सेल्स पर ये बहुत शानदार अटैक करता है, इसे बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। बेटा ये एक तरह का लिम्फोसाइट है। वैसे तो लिम्फोसाइट अभी रोल प्ले नहीं करता, वो बाद में रोल आता है, वो थर्ड लाइन है, बट ये काम अभी करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स।
और लिम्फोसाइट मतलब एक तरह का WBC, और अगर WBC है तो ये भी ब्लड में मिलेंगे, इन ब्लड। तो बेटा न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और NK सेल्स ब्लड में है, और मैक्रोफेजेस टिश्यू सेल के अंदर मतलब ऑर्गन के अंदर है। तो अगर फिजिकल बैरियर क्रॉस हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हो गया, तो सेल्यूलर बैरियर ये सब अटैक करेंगे और ये भी अटैक करेगा। ये कैसे अटैक करता है, आओ थोड़ी सी बात समझते हैं। NK सेल्स क्या करते हैं? एक्चुअली बेटा NK सेल्स जो हैं दे अटैक कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को मारते हैं। अब ये इतना डिटेल एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं परफोरेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, छेद करने वाला। परफोरेशन का मतलब होता है होल्स, छेद करने वाला। जैसे मान लो ये कैंसर सेल है, ये कोई भी एक कैंसर सेल है, एनके सेल ने क्या किया, परफोरेंस प्रोड्यूस करे, परफोरेंस फ्रॉम एनके सेल्स। ये परफोरेंस ने इनकी जो मेम्ब्रेन है सेल्स की, उसमें छेद कर दिए। सो दे क्रिएट पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। कौन सा सेल है ये? पैथोजन जो भी है, वायरस के अगेंस्ट भी अटैक करते हैं ये बेटा, वायरस को भी मारते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये छेद क्रिएट हो गए, अब यहां पे सब तरफ से पानी घुसने लग जाता है, पानी, वाटर, वाटर एंटर्स इनसाइड। और बेटा जब पानी अंदर घुसेगा तो ये जो कैंसर का सेल है या वायरस है, ये फूलेगा और फूल के बर्स्ट हो जाएगा, मर जाएगा, स्वेल्स एंड बर्स्ट। ऐसे करके एनके सेल्स काम करते हैं। आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बट चारों सेल्स आने चाहिए। न्यूट्रोफिल्स या PMNL, उसका फुल फॉर्म आना चाहिए। देन मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब फैगोसिटिक हैं, और एनके सेल्स फैगोसाइटोसिस नहीं कर रहे, अदर अलग ढंग से काम करते हैं। हो गया? तो बेटा हम सब के अंदर बचपन से फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेल्यूलर बैरियर्स हैं, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन आएगा तो उन्हें इन सबको बचना पड़ेगा, तभी बीमारी कर सकता है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और बैरियर है, अगर ये भी क्रॉस हो गया, सी से ही है, साइटोकाइन बैरियर। साइटो का मतलब होता है सेल, और काइन मतलब ये काइनेटिक एनर्जी से वर्ड लिया है। सेल टू सेल बैरियर, एक सेल दूसरे सेल को कैसे बचाएगा। देखो अपनी एनसीईआरटी में जो दिया है वो सिखाऊंगी आपको। एग्जाम्पल सुनो, मान लीजिए कि ये सेल्स हैं, कोई एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है। इस सेल पर वायरस का हमला हो गया, वायरस अटैक, पर्टिकुलरली वायरस का। वायरस क्या करता है बेटा, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और इस होस्ट के सेल की मशीनरी को यूज करके नए नए वायरस बनाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे वायरसेस बन गए, और इतने सारे वायरसेस बनेंगे तो ये फटेगा और मर जाएगा, ये सेल मर गया। यानी ये सेल है वायरस इन्फेक्टेड सेल। इसका मरना तो तय है, ये तो मर जाएगा, ये तो मर जाएगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब ये मरते मरते क्या करता है, ये खुद मरने के पहले एक केमिकल निकालेगा। ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका सेल है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, इट सिक्रीट, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो वायरस के खिलाफ काम करता है। इट सिक्रीट इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बेटा ये वायरस के खिलाफ काम करने वाला केमिकल है। इट इज एन एंटी
वायरल प्रोटीन, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, इट्स अ प्रोटीन, और पर्टिकुलरली वायरस के खिलाफ। इस सेल को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो मर जाएगा, ये तो मर जाएगा, और मरते 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 इसने इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर दिए, इंटरफेरॉन्स, ये तो मर जाएगा। वायरस इंफेक्टेड सेल तो डाई, वो तो मर जाएगा, लेकिन मरने के पहले इसने इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर दिए, और ये इंटरफेरॉन्स अब इस सेल में एंटर होंगे जो वायरस से अभी इंफेक्टेड नहीं है। यानी ऐसा समझो कि एक जगह पर अगर अटैक हो गया, वो तो शहीद होंगे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी पहुंचा दी, लेटर पहुंचा दी अपने आसपास की जो टुकड़ियां हैं उनको, पोस्ट को, और उन्हें पता चल गया कि बगल में दुश्मन का हमला हुआ है, वो तैनात हो जाएंगे। तो ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये प्रोटेक्ट करेंगे जो नॉर्मल सेल्स हैं जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल अटैक या फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक इंसान है, उसके ब्लड के अंदर इंटरफेरॉन्स मिल रहा है, तो बताओ उसे कौन सी बीमारी हुई होगी। वो 4 डिजीज दे देंगे, जिसमें से कोई एक वायरल डिजीज होगी, बाकी 3 बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल या फंगल, ऐसी कोई डिजीज होगी। तो रक्षा किसकी हो रही है? नॉन इन्फेक्टेड सेल की। तो एक सेल ने दूसरे सेल को बचा लिया मरते मरते। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जब भी हमें कोई इंफेक्शन होता है, मैंने आपको बोला ना हमेशा बुखार आता है, वो क्यों आता है? एक्चुअली जब भी कोई सेल इन्फेक्ट होता है किसी भी पैथोजन से, तो वो केमिकल्स निकालता है जिससे हमारी बॉडी की हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, उसके कारण हमें बुखार आता है। ये अच्छी बात है, बुखार आना अच्छी बात है, फीवर नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा बीमारी है, और बीमारी बढ़ जाएगी। कैंसर में यही तो होता है, आपको बताया था मैं। कैंसर का एक किस्सा है, बताऊं क्या? छोड़ो अभी, यही पेन के ऊपर, रियल लाइफ। अब ये कैसे बचाता है? इतना तो एनसीईआरटी में सब लिखा है, अब ये कैसे बचाता है? एक्चुअली मेरी एक पेशेंट थी, उसकी डिलीवरी हुई, और उसकी डिलीवरी को कुछ 6-8 मंथ्स हुए थे। उसका कॉल आया और उसने कहा कि मैम मुझे ब्रेस्ट में एक लंप फील हो रहा है, गठान फील हो रही है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यही पूछते हैं, एक्चुअली वो अपनी बच्ची को फीड तो नहीं कर रही है कहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर फीडिंग पूरी ना हो, मिल्क बनता रहे, तो मिल्क की गठान भी हो जाती है, काफी पेनफुल होती है वो, अगर मिल्क स्टोर्ड रहे ब्रेस्ट के अंदर और एक्सप्रेस ना करे, निकाले नहीं। तो उसको हमने पूछा, बोला आप बच्चे को दूध पिला रहे हो क्या? तो उसने कहा नहीं मैम, वो तो 2 महीने से उसने छोड़ दिया, अब तो ऊपर का खाती है वो। फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि उसमें दर्द है क्या? तो उसने बड़ा आराम से बोला नहीं नहीं मैम, पेन वेन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली वो एक हल्का सा लंप फील हो रहा है। और जैसे ही उसने बोला नहीं नहीं मैम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, हमारे छक्के छूट गए। हमने कहा तुरंत आ जाओ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की लंप में, ट्यूमर में पेन नहीं होता। एंड शी केम ऑन टाइम, और उसकी मैमोग्राफी यानी रेडियोग्राफी करवाई, उसमें ब्रेस्ट कैंसर आया, उसको फटाफट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास में, सुपर स्पेशलिस्ट के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करा, एंड ऑफ कोर्स शी वाज ट्रीटेड और शी इज फाइन नाउ। ठीक है, चलो अब ये कैसे करता है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एक्चुअली बेटा होता क्या है, ये जैसे इंटरफेरॉन यहां आता है ना, तो ये सेल को पता चल गया है कि वायरस का अटैक हो गया है नेबर, पड़ोसी सेल पर, अब वायरस मेरे पास आने वाला है। तो इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो जब वायरस अंदर आएगा, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालेगा, सपोज डीएनए डाला, उससे ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा, पर जब प्रोटीन बनना है, ट्रांसलेशन वो नहीं हो पाएगा, वायरस के ट्रांसलेशन को रोक दिया जाएगा। तो वायरस का प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी वायरस नहीं बनेंगे, तो वायरस नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा और आगे इंफेक्शन फैलेगा ही नहीं। सो बाय इनहिबिटिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बाय इनहिबिटिंग वायरल ट्रांसलेशन, और जब ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो वायरस आगे मल्टीप्लाई नहीं करेगा।
एक्चुअली ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन्स बनते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन्स। ये वायरस का ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, यानी वायरस के प्रोटीन्स नहीं बनने देंगे, तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यानी वायरस का रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। आपसे ये पूछेंगे नहीं, ये वाली लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, अभी तक कभी पूछा भी नहीं गया है, आई डोंट थिंक पूछेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा, ये एंटीवायरल है, ये प्रोटीन है, और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको हिस्टामिन भी बताया था, हिस्टामिन भी ऐसे रिलीज होता है। एलर्जी होती है तो मास्ट सेल्स टूटते हैं तो हिस्टामिन रिलीज होता है, वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, डब्ल्यूबीसी स्क्वीज आउट करते हैं, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, हम 11th क्लास में पढ़ेंगे उसे। बेटा जब भी अगर कहीं पर इंटरफेरॉन आ जाए मतलब वायरस वाली डिजीज हुई है, इतना याद रख लेना। बाकी सब जनरल है, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग फिजिकल बैरियर, एसिडिटी लाइजोजाइम फिजियोलॉजिकल बैरियर, न्यूट्रोफिल्स या पीएमएनएल मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंड एनके सेल सेल्यूलर बैरियर्स, एंड इंटरफेरॉन साइटोकाइन बैरियर। P2C2, 2 P है 2 C है। अब मैंने आपसे कहा, एक बार फिर से नाम लिख लेते हैं, फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन cellular barrier and then cytokine barrier। बेटा ये जो पहले दो हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल, इसे मिलाकर कहते हैं हमारी पहली सुरक्षा टुकड़ी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले किसी भी पैथोजन को इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल्यूलर और साइटोकाइन जो हैं इन्हें मिलाकर कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ज्यादातर जनरली यहां तक हमारी प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर इन्हें भी क्रॉस कर गया, फिर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो हम आगे सीखेंगे उनका रोल आएगा, यानी थर्ड लाइन का रोल आएगा, और उसे भी क्रॉस कर गया तो बीमार हो जाएंगे। यहां पर मैं नोट करके एक चीज लिखवा रही हूं आपको, इसकी डिटेल्स हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है बेटा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ये कई बार वर्ड आता है, इसीलिए मैं इसकी डिटेल्स 11th में पढ़ाऊंगी। इतना समझ लो कि जब भी कहीं पर कोई चोट लगेगी, इंजरी होगी, चोट लगी, तो वहां पे हमें ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, क्योंकि हम चाहते हैं वहां पर हमारे WBC सोल्जर्स पहुंचे, वहां प्लेटलेट्स पहुंचे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्लॉट हो। तो जब भी कहीं पर कोई ट्रॉमा हुआ, चोट लगी या इंजरी हुई, तो बेटा वहां पर उस ऑर्गन में जो टिश्यू है उसमें जो मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स, या वहां के जो ब्लड है, ब्लड में जो बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स इन ब्लड, बड़ा ध्यान से सुनो, कहीं पर भी चोट लगेगी तो वो एक ऑर्गन है, स्किन भी एक ऑर्गन है, उसमें टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में बेटा मास्ट सेल होते हैं, या वहां पे ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड वेसल्स टूटेंगे तो उसमें बेसोफिल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल निकालते हैं, दे रिलीज हिस्टामिन। सबसे पहले हिस्टामिन निकालते हैं, हिस्टामिन। बेटा हिस्टामिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, चौड़ा कर देता है, कल भी आपको बताया था मैंने। तो ये वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएगी ताकि वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। और जैसे ही वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वो जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उनसे WBC बाहर निकल कर उस टिश्यू में जाते हैं, WBC स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरी इनटू टिश्यू। बेटा इसे डायपिडिसिस कहते हैं, इसे डायपिडिसिस कहते हैं। अब पूछेंगे नहीं, पहले पूछते थे डायपिडिसिस, ये जो WBC निकल कर जाते हैं बाहर,
भाई यहां पर चोट लगी, यहां पे ऑर्गन है, ऑर्गन में टिश्यू है, सब तरह का टिश्यू है, मसल भी है, नर्वस भी है, कनेक्टिव भी है, एपिथेलियल भी है। कनेक्टिव टिश्यू में मास सेल्स होते हैं, या यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, उसमें बेसोफिल सेल्स हैं ब्लड के अंदर, ये हिस्टामिन केमिकल निकालेंगे, ये यहाँ की ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगा ताकि यहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, और डब्ल्यूबीसी निकल निकल कर उस चोट वाली जगह पे जाएंगे ताकि रिपेयरिंग कर सके। बेटा इसके कारण से क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझो, इसके कारण से क्या होगा। देखो एक तो उस एरिया में लालपन आ जाएगा, रेडनेस, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। दूसरा वो हिस्सा थोड़ा गर्म हो जाएगा, हॉट, अगेन क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, हीट, ब्लड बढ़ गया है, और वहां पर स्वेलिंग भी आ जाएगी, स्वेलिंग अगेन क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ गई है। तो बेटा वो हिस्से में लालपन आ जाएगा, थोड़ी गर्म हो जाएगा, थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी, और वहां पर बेटा पेन भी होता है, दर्द, पेन, यही तो होता है चोट लगने पर। और कुछ देर के लिए वो हिस्सा काम नहीं कर पाता है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। भाई कहीं पे भी चोट लगती है तो यही तो होता है, वहां सूजन आ जाती है, आप ऐसे इमेजिन करो घुटने पे चोट लग गई, नी पे, तो वो स्वेलिंग आ जाएगी, रेड हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, हाथ लगाओगे दर्द होगा मम्मी, और काम ही नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा है, ये रेड क्यों हो रहा है, हॉट क्यों हो रहा है, स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, क्योंकि वहां सिपाही सोल्जर्स को पहुंचाया गया है डब्ल्यूबीसी इसको काम करने के लिए। पेन क्यों होता है, ताकि कुछ देर हम उस हिस्से को यूज ना करें, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो पेन करवाते हैं। और फंक्शन लॉस क्यों हुआ है बेटा, रिपेयर हो रहा है। ऐसा समझो कि एक ब्रिज है या सड़क पे गड्ढा हो गया है, तो नगर निगम वाले क्या करते हैं, वो उसके चारों तरफ बैरियर लगा देते हैं और बाईपास बना देते हैं, थोड़ी देर वहां पे ट्रैफिक रोक देते हैं ताकि वहां पर म्युनिसिपालिटी वाले उसको फिर से भर दे, पक्का कर दे, रिपेयर कर दे। इसीलिए कुछ देर तक वहां पे दर्द होगा और आप उसको यूज नहीं करेंगे। बेटा इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये वर्ड बार बार आएगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, वहां पर रेडनेस हो गई है, थोड़ा गर्म हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है, वहां हिस्से में काम बंद हो गया है। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वहां सिपाही सोल्जर डब्ल्यूबीसी पहुंचे। क्यों पहुंचे, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई है, हिस्टामिन से बढ़ाई है। फिर बाद में सीरोटोनिन निकलता है, सीरोटोनिन जब ठीक हो गया सब, इन्हीं सेल्स से सीरोटोनिन निकलता है, और सीरोटोनिन उस डायलेटेड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नॉर्मल साइज कर देता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। पर मेनली जो रोल होता है वो हिस्टामिन का होता है। आया समझ में, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए और इतना आना भी चाहिए। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। डन एवरीबॉडी। चलिए, तो ये हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात की। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम दो बात पढ़ेंगे बस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझो। सपोज करो कि चिकन पॉक्स का वायरस पहली बार बॉडी में आया, पहली बार। इम्यून सिस्टम को टाइम लगेगा, उसे समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाएगा, एंटीबॉडीज, गोलियां बनाएगा या तलवार का यूज करेगा, उसे मारेगा, तब तक हमें बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल टाइम लगेगा, हमें डिजीज हो जाएगी। ये पहली बार रिस्पॉन्स है, तो इसे बोलते हैं बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम फर्स्ट टाइम उस पैथोजन को देख रहा है, फर्स्ट टाइम, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहला एनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट एनकाउंटर विथ अ स्पेसिफिक पैथोजन, पहला एनकाउंटर हुआ है।
नेचुरली बेटा स्लो रिस्पॉन्स आएगा, धीरे धीरे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, दुश्मन नया है तो स्लो रिस्पॉन्स। और बहुत ज्यादा फाइट नहीं होगी, हमारा भी नुकसान होगा, हमें भी बीमारी हुई है, हमें भी लक्षण आए हैं, यानी इंटेंसिटी भी ज्यादा नहीं है। हाँ, जैसे तो भी कर 2 4 5 दिन 10 दिन जो भी हम बीमार रहेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो लो इंटेंसिटी है, स्लो रिस्पॉन्स है, पहली बार जब पैथोजन घुसेगा तब ऐसा होगा। अब क्या होगा? अब हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा तेज है, उसने याद रख लिया कि ये चिकन पॉक्स का वायरस है, ऐसा होता है, ऐसे काम करता है, इसके खिलाफ ये स्ट्रैटेजी काम आती है, ये सब मेमोरी उसने याद रख ली। अब वो दूसरी बार जब घुसेगा, दूसरी तीसरी कभी भी, तब जो रिस्पॉन्स आएगा बेटा उसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब वो जब भी बॉडी में घुसेगा, जब भी, वही सेम वाला, हो सकता है टाइफाइड का बैक्टीरिया फिर से 5 साल की उम्र में पहली बार घुसे तो उसके खिलाफ प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो मेमोरी याद रखेंगे, फिर जिंदगी भर जब भी एंटर होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा। तो पहली बार जब होगा तो उसे कहते हैं प्राइमरी, और दूसरी बार जब होगा, दूसरी तीसरी कभी भी, यानी सब्सीक्वेंट एनकाउंटर विथ सेम पैथोजन, उसी पैथोजन से, विथ सेम पैथोजन, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये बेटा बहुत फास्ट काम करेगा, फास्टर रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि याददाश्त है पुरानी, अब स्ट्रैटेजी बनानी नहीं है, दुश्मन को समझना नहीं है, बस सीधे अटैक करना है। ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, पहले एनकाउंटर की याद है अपने को, और इस बार ऐसा मारेंगे कि दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाईली इंटेंसिफाइड, हाई इंटेंसिटी होगी, इतनी धड़ाधड़ गोलियां मारेंगे कि दोबारा आने की जरूरत नहीं करेगा। हाईली इंटेंसिफाइड फास्टर रिस्पॉन्स, जब भी दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करेगा, दोबारा से। बेटा एक्वायर्ड ही है, ये इन्नेट नहीं है, पहली बार एंटर होगा, धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा, कम इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद जब भी एंटर करेगा फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आएगा। बेटा इसे एक और नाम कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एक और नाम कहते हैं, इसे कहते हैं और एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स। एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स, एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है समझो, देखो मैं यहां लिखती हूं नोट करके। बेटा एमनेजिया का मतलब होता है, एमनेजिया का मतलब होता है याददाश्त गुम जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। किसी इंसान की याददाश्त अगर खो गई, पिक्चरों में देखते ना मैं कहां हूं, तुम कौन हो, यानी उसे एमनेजिया हो गया, एमनेजिया हो गया। लेकिन यहां वो भूला नहीं है, यहां इम्यून सिस्टम को याद है, यानी एमनेजिया नहीं हुआ है, एमनेजिया नहीं हुआ है, एमनेजिया नहीं हुआ है, यानी मेमोरी है, मेमोरी प्रेजेंट है, एमनेजिया नहीं हुआ है। एन एमनेजिया, एमनेजिया नहीं, एन एमनेजिया। अच्छे से मतलब समझ आ गया, याद हो गया, मजे आ गए। एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब समझ आ गया। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डन है एवरीबडी? चल आइए
एनसीईआरटी मास्टर करते हैं। एनसीईआरटी निकालो बेटा, ये निकालो 7.2। एड्स जहां पर था, एड्स के बाद में ये प्रिवेंशन था, ये सब एड्स, तो 7.3 है। एड्स के पहले 7.2 निकालो। मिला सबको? हो गया? चलो। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इंफेक्शियस एजेंट, बट केवल कुछ ही हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों? हमारे बॉडी के पास काबिलियत है अपने आप को डिफेंड करने की। ये जो हमारी ओवरऑल एबिलिटी है टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें हमारा इम्यून सिस्टम देता है, इसे इम्यूनिटी कहते हैं। ये लाइन हमने नोट्स में ऑलरेडी लिख ली है। इम्यूनिटी दो तरह की है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप की है और जन्म से ही प्रेजेंट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये डिफरेंट तरह के बैरियर से मिलकर बनी है। मेन है 4 बैरियर्स। पहला है फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर स्किन आएगी। स्किन जो है ये प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और दूसरी है म्यूकस कोटिंग, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में है। ये ट्रैप कर लेगी माइक्रोब्स को, पकड़ लेगी, म्यूकस में आके वो फंस जाएंगे चिपचिपे में। तो ये 2 हो गए हैं फिजिकल बैरियर। फिर है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें स्टमक के अंदर एसिडिटी है, इन्होंने स्टमक लिखा है पर वजाइना, यूरिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे सलाइवा के अंदर या टीयर्स के अंदर जो है वहां पर लाइजोजाइम है। और ये सब माइक्रोब को ग्रो नहीं करने देंगे, मार देंगे। नाउ अगर इनसे बचा तो है सेल्यूलर। इसमें कुछ WBCs हैं, जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट, NK सेल्स, ये एक तरह के लिम्फोसाइट है। और टिश्यू के अंदर है मैक्रोफेजेस। बेटा NK सेल जो है वो फैगोसाइटोसिस नहीं करते, वो अलग ढंग से काम करते हैं, छेद करके पानी घुसा के फुला के मार के। बाकी तीनों फैगोसिटिक है। और इनसे भी बचा तो है साइटोकाइन बैरियर। ये वायरस इंफेक्टेड सेल जो हैं ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जिनका नाम है इंटरफेरॉन, और ये नॉन इंफेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इंफेक्शन से बचाएंगे। एनसीईआरटी में नहीं लिखा बट पूछते हैं। ये जो 2 हैं ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये जो 3rd and 4th है ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और इसके बाद भी अगर बच गया तो आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रोल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, और इसमें मेमोरी प्रेजेंट है। जब बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री होगी, फर्स्ट टाइम, तो जो रिस्पॉन्स है उसे पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे, स्लोली होगा और लो इंटेंसिटी का होगा। हम बीमार पड़ेंगे, हमें डिजीज होगी। बट उसके बाद जब भी एनकाउंटर होगा सेम पैथोजन का, तो बहुत इंटेंसिटी के साथ फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, जिसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे। या मेमोरी प्रेजेंट है यानी एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स कहेंगे। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के पास फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी है। बेटा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन गया कि why secondary response is highly intensified because of the memory of the first encounter। सबने नोट करा? यहां लिख भी लो। ये हो गया है, ये इसका भी यही रीजन है, इसका भी यही रीजन है, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मार्क करा सबने? चलिए अब ये हो गया ऑटो इम्यूनिटी। ये सब अभी नहीं है, ये सब प्रीवियस क्लासेस, ये सब अभी नहीं पढ़ना है ना, ये अभी नहीं है, इसको अभी हटा देती हूं मैं, फिलहाल के लिए नहीं है। हमने इम्यूनिटी पढ़ा 7.2, इसमें 7.2.1 यानी इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर पढ़े, और 7.2.2 में सिर्फ यहां तक पढ़ा है और अभी नहीं पढ़ा। अब आ जाओ हम बात करते हैं आखिर हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं कौन से, हमारे इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, आखिर इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या है। तो हेडिंग डालिएगा प्लीज, इम्यून सिस्टम इन बॉडी।
इम्यून सिस्टम इन बॉडी। इसके अंदर टिश्यू ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन में टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो मैं इसके अंदर बात करने वाली हूं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की मजेदार तरीके से सीखेंगे। बेटा देखो, अपने जो दो मेन सेल हैं वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए मुझे। हमारे बॉडी में पैदा होने के बाद हमारी हड्डियों में, बोन्स में रेड बोन मैरो होती है, सुना है सबने? बोन्स में। वहीं पर आरबीसी, सारे डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट, सारे सेल्स वहीं बनते हैं। हम 11th क्लास में ब्लड में पढ़ते भी हैं। जितने भी ब्लड सेल्स हैं सब बोन मैरो में बनते हैं, रेड बोन मैरो में, यानी बी टी लिम्फोसाइट भी वहां बनता है, यानी वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब होता क्या है बेटा, ये जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, इसे लड़ना सिखाना है। तुम्हें एंटीबॉडी बनानी है, तुम्हें तलवार लेके लड़ना है, किसे कैसे लड़ना है, इसे बोलते हैं उन्हें मैच्योर करना या डिफरेंशिएट करना। बेटा जो बी लिम्फोसाइट है वो फॉर्म भी बोन मैरो में होता है और उसको लड़ना सिखाना यानी मैच्योरिटी भी बोन मैरो में होती है। बर्ड्स के अंदर एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, वहां पर ये मैच्योर होते हैं, इसीलिए बी नाम दिया है वहां से। आप ऐसे याद रख लो, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं तो बी लिम्फोसाइट है। लेकिन जो टी वाले लिम्फोसाइट हैं, टी फॉर टेबल, वो फॉर्म तो बोन मैरो में होते हैं, फिर उन्हें ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड से घूमते फिरते यहां हमारे थाइमस होता है, यहां जहां मैंने माइक लगाया है, हार्ट के पास में, ये हमारी ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन है, स्टर्नम, यहां से हाथ लगाओ नीचे जाओ, ये चेस्ट बोन है। इसके पीछे एक ऑर्गन है हमारे में, लोब्स का, 2 लोब्स का बना हुआ, उसे थाइमस बोलते हैं। उसमें एक हार्मोन भी निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा। तो टी लिम्फोसाइट फॉर्म हुए बोन मैरो में, बी लिम्फोसाइट भी फॉर्म हुए बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट को वहीं पर ट्रेनिंग दी गई, मैच्योर किया गया, डिफरेंशिएट किया गया, पर टी लिम्फोसाइट को ब्लड में डाल दिया और ब्लड से होता हुआ थाइमस में आया और थाइमस में आकर उन्हें लड़ना सिखाया जाएगा, उनका मैच्योरेशन होगा। तभी तो उन्हें टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, क्योंकि उनका मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होता है, तो टी से थाइमस। और फिर इन्हें बेटा, ये जो थाइमस है या बोन मैरो है जहां पर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो गए हैं, यहां दुश्मन थोड़ी ना आएगा। दुश्मन कहां आएगा? दुश्मन बॉर्डर पर आएगा, जीआईटी में आएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में आएगा, जिनाइटल ट्रैक्ट में आएगा। यहां दुश्मन आएगा, एनिमी आएगा, फॉरेन एंटीजन आएगा। फिर इन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को ब्लड के थ्रू बॉर्डर्स पर भेज दिया जाता है कि अब तुम तैयार हो, तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है। अब जब दुश्मन आएगा तुम उस दुश्मन को पहचानना, मल्टीप्लाई करना और उसको खात्मा करना, मारना। ऐसा समझ लो कि ये जो बोन मैरो है या थाइमस है, ये ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर सोल्जर्स को, आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पर दुश्मन वहां नहीं आता, दुश्मन बॉर्डर पर आता है, तो बॉर्डर पर फिर इनकी पोस्टिंग की जाती है। बॉर्डर का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से दुश्मन घुसा मुंह से, तो गले में टॉन्सिल्स होते हैं ना, अपने टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है बेटा? टॉन्सिल भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहां पे ढेर सारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट रहते हैं, ताकि अगर मुंह से, खाने के थ्रू कोई भी पैथोजन, फॉरेन एंटीजन पहुंचे तो यही टॉन्सिल्स उसे मारकर, वहां बी टी लिम्फोसाइट गोली मारकर या तलवार मारकर उसको खत्म कर दे। और अंदर अगर चले गए, मान लो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, तो वहां पर लिम्फॉइड टिश्यू होता है, पेयर्स पैचेस बोलते हैं। यहां भी बहुत सारे बी टी लिम्फोसाइट है, वो वहां मार देंगे। वहां से भी बच गए तो अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स हालांकि हम में ज्यादा फंक्शनल नहीं होता, जहां स्मॉल इंटेस्टीन, इलियम, लार्ज इंटेस्टीन, सीकम में एंटर करती है, वहां पर अपेंडिक्स है। बेटा ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, क्योंकि यहां पर भी बी टी लिम्फोसाइट की पोस्टिंग की गई है। यहां उन्हें दुश्मन मिलेगा और वो उसे मारेंगे। यही नहीं, हमारे स्टमक के पास में एक ऑर्गन होता है बीन जैसा, राजमे जैसा, जिसे स्प्लीन, तिल्ली बोलते हैं। वहां पर भी बी टी लिम्फोसाइट बहुत सारे होते हैं और निपटा देते हैं जो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खाने के थ्रू पैथोजेंस आते हैं।
इसी तरह से हमारे पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ मैं पढ़ाऊंगी जब आपको 11th क्लास में ब्लड एंड लिम्फ दोनों पढ़ाऊंगी। अभी इतना समझ लो बेटा कि ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा होता है। लिम्फ के अंदर लिक्विड पार्ट तो है, आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, लिम्फोसाइट्स बहुत होते हैं। तो जगह जगह पर लिम्फ नोड्स हैं, मतलब ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर लिम्फ के गुच्छे हैं, जहां खूब सारे बी और टी लिम्फोसाइट रहते हैं बॉडी में। जैसे यहां पे रहता है, यहां पे रहता है, इन जगहों पे लिम्फ नोड्स हैं, ताकि जब भी कोई पैथोजन यहां पहुंचे तो उन्हें मार दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए। इवन बॉडी में अगर कैंसर सेल्स वगैरह बन गए हैं तो उन्हें भी मार दिया जाए। तो बेटा जहां पर फॉर्म हो रहा है, जैसे बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, या जहां पर मैच्योर हो रहा है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट थाइमस में, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और जहां वो लड़ने जाएंगे, युद्ध करने जाएंगे, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, उन्हें कहेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यानी लिम्फॉइड ऑर्गन की परिभाषा क्या है? इसमें प्राइमरी भी आएंगे और सेकेंडरी भी आएंगे। यानी यहां पर क्या क्या होगा? वेयर ओरिजिन होगा, यानी फॉर्म होंगे, एंड और डिफरेंशिएशन यानी मैच्योर होंगे, एंड ये दोनों तो प्राइमरी के अंदर काम हो जाएगा। और फिर जब बॉर्डर पे भेजा जाएगा, वहां पर जब दुश्मन आएगा उसको पहचानेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लाई किसका? बीएनटी लिम्फोसाइट का आकर। इन सबको लिम्फॉइड ऑर्गन कहेंगे, जहां पर या तो लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं, या मैच्योर हो रहे हैं, या दुश्मन को पहचान के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन सबको टोटल मिलाकर लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहेंगे। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के हो गए, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मजे से समझ में आ रहा है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बेटा जिसको जाना है जाओ, टाइम के पहले छुट्टी करोगे, मैं छुट्टी नहीं करने वाली, है ना? चलिए अब यहां पर ओरिजिन होगा, यानी फॉर्म होंगे, या तो यहीं पर डिफरेंशिएट हो जाएंगे जैसा बी लिम्फोसाइट में होता है, या दूसरी जगह जाकर थाइमस में डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन को ही मैच्यूरेशन भी बोलते हैं। मैच्यूरेशन किसका होगा? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे? बेटा ट्रेन कर दिए आपने, अब वो एंटीजन को पहचान पाएंगे, एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। मैं फिर कहती हूं, बड़ा इजी है। प्राइमरी का मतलब वहां बने तो भी प्राइमरी, और वहां मैच्योर हो तो भी प्राइमरी। कौन? लिम्फोसाइट। और मैच्योर मतलब ट्रेनिंग हो गई, अब वो एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो गया है, अब उसकी पोस्टिंग करके उसे सेकेंडरी ऑर्गन में पहुंचाया जाएगा। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन जहां पर भी होगा उसे कहेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। और फिर ये लिम्फोसाइट्स, then lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs। पहले ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर इन्हें युद्ध लड़ने भेजा जाएगा।
बिल्कुल क्लियर है सबको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है बेटा? रटना नहीं है, समझना है। लिखो एक बार इतना। अब ये क्या है? ये है साइट ऑफ, यहां दुश्मन से सामना होगा, साइट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहां लिम्फोसाइट्स पहुंच गए, हमारे सोल्जर्स पहुंच गए हैं और यहां पर अब दुश्मन के साथ आमना सामना होगा। दुश्मन यानी एंटीजेंस, एंटीजेंस ये उन्हें पहचानेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्रोलिफरेट। आप लिख सकते हो जिसे नहीं पता, प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई करना, अपना नंबर इंक्रीज करना, और उन्हें मार देंगे बेटा, मार देंगे, इफेक्ट शो करेंगे टू बिकम इफेक्टर सेल्स। यहां पर होगा इंटरैक्शन लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ, फिर लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट करेंगे और इफेक्टर सेल बनेंगे, इफेक्ट शो करेंगे, उसे मारेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल्स में चलो मैं सीरियल ऑर्डर में ही लिखवाती हूं। सबसे पहले मुंह से गया तो टॉन्सिल्स, और नीचे पहुंचे तो पेयर्स पैचेस। बेटा इन सब जगह पर ढेर ढेर सारे बीटी लिम्फोसाइट्स हैं लड़ने के लिए तैयार। ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर अपेंडिक्स है, फिर स्प्लीन है, फिर जगह जगह पर लिम्फ नोड्स हैं, और एक में अभी सिर्फ हल्का सा नाम लिख रही हूं, माल्ट, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। और यहां पर मैं केवल एग्जाम्पल लिख देती हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बोन मैरो, वो भी रेड वाली, एक येलो भी होती है जिसमें फैट स्टोर होता है, और एक थाइमस, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोन मैरो एंड थाइमस ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो लिम्फोइड ऑर्गन मतलब प्राइमरी, जहां फॉर्म होंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी, मैच्योर होंगे, और जहां जाकर लड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दुश्मन को मारेंगे, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये बॉर्डर एरियाज है। आइए स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी निकालिए, ये निकालो 7.2.7 निकालिए। जहां ऑटो इम्यून लिखा था उसके नीचे, ऑटो इम्यून के नीचे हमारे इम्यून सिस्टम में ऑर्गन्स आएंगे, टिश्यू आएंगे, सेल्स आएंगे एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसकी 3 यूनिक प्रॉपर्टी है, आर आर आर। पहले रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्स देगा और रिमेंबर करेगा। इसका रोल है एलर्जी में, ऑटो इम्यून डिजीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। यहां पर या तो ओरिजिन होगा, साथ में मैचुरेशन या केवल मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन होगा। किसका? लिम्फोसाइट्स का। प्राइमरी के अंदर बोन मैरो एंड थाइमस आएंगे। ये अभी मैंने नहीं सिखाया, ये लाइन नहीं बताई है, ठीक है, ये लाइन अभी मैंने नहीं बताई है। आफ्टर मैचुरेशन, हाँ ये हो गई, बता दी। फिर ये माइग्रेट करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। सेकेंडरी ऑर्गन्स जो है यहां पर इंटरैक्शन होगा लिम्फोसाइट का एंटीजन के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इफेक्टर सेल बनाएंगे। अभी यहीं तक पढ़ाया है, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक एक शब्द हमने पढ़ा है, एक एक वर्ड हमने पढ़ा है बेटा, ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हटा देती हूँ। चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फेवरेट आपका पोल टाइम, करिए ट्राई। नहीं अभी कहां टाइम हुआ है बताओ मुझे, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ है। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है? इन्नेट कंजेनाइटल है बेटा, जन्म से,
और पर्टिकुलर किसी पैथोजन के खिलाफ नहीं है, जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है। 30% ने सही दिया है केवल। अंशुमन, इकरा, जमीर, तृप्ति, सिद्धि, अमन। बेटा अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो, मुझे लगा शायद आपको पता होगा। जन्म से अगर कोई चीज होती है सिंस बर्थ तो उसे कंजेनाइटल भी कहते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए ना, ये मैंने कंजेनाइटल डिजीज भी तो पढ़ाई थी आपको। एक्वायर्ड जो बर्थ के बाद हो, और कंजेनाइटल अगर बर्थ के जन्म से ही कोई डिजीज हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। स्किन और म्यूकस किसके अंदर आता है? स्किन और म्यूकस पहला वाला फिजिकल बैरियर है बेटा। फिजियोलॉजिकल में एसिडिटी और लाइसोजाइम एंजाइम आएगा, ऐसा कोई बैरियर होता ही नहीं है। और सेल्यूलर में न्यूट्रोफिल, बार बार बोल रही हूं, एनके सेल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आएंगे। 61% अजीम, वेदांश, प्रकृति, वेरी गुड। चलो ये अभी नहीं पढ़ाया मैंने, ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ये करो, करिए ट्राई करिए। प्राइमरी पूछा है, प्राइमरी में थाइमस आता है और रेड बोन मैरो आता है, और बाकी ये सारे सेकेंडरी के अंदर आते हैं, जहां दुश्मन आएगा, लड़ाई होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोलिफरेशन और इफेक्टर सेल्स यानी इफेक्ट शो होगा, मारेंगे दुश्मन को। 70% अजीम, अमन, न्याजुम, सुहाना, इकरा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, टॉन्सिल्स, और नीचे गए पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। सो पेयर पैचेस इनमें से एक ही है, दैट इज पेयर पैचेस। सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग, जो चैट बॉक्स में भी दे रहे हैं, मेजॉरिटी के सही आंसर्स हैं। 85%। ये हुई कोई बात? मयंक, वेदांश, मीत, अजीम, दिव्यांशु, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, ये करो ट्राई। बहुत क्वेश्चंस आते हैं 4 बैरियर्स पे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आई प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इंफेक्शन, ये कौन सा वाला बैरियर है बेटा? इनमें लाइसोजाइम एंजाइम है, ये है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, सेल्यूलर में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स आएंगे। 50%। सार्थक, इकरा, विजय, अंशुमन, कुणाल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस इंफेक्टेड सेल है, वो कौन सा प्रोटीन निकालता है? इंटरफेरॉन। ये किसकी रक्षा करेगा? नॉन इन्फेक्टेड सेल की, ताकि अब उसमें इंफेक्शन ना हो। ये एंटी वायरल प्रोटीन है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचा लेगा वायरस के अटैक से। 72% अजीम, वेदांत, सार्थक, इकरा, दिव्यांशु, धर्मेंद्र, वेरी गुड। चलो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। अरे ये भी हो गया, ये रिपीट हो गए, एक मिनट, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो आपका लीडर बोर्ड, इकरा फर्स्ट है, वेदांत, सिद्धि, अमन, अनमोल, स्मृति, फरहाश, तुलसी, नरेंद्र एंड सबा। चैट बॉक्स में भी जिन जिन ने जो जो आंसर दिया बहुत बढ़िया। बेटा इस बार सैटरडे को शायद आपका ऑफ होगा, संडे ऑफ होता ही है, तो उस दिन प्लीज अगर किसी का कोई बैकलॉग है तो क्लियर करना, बैकलॉग अगर नहीं है तो रिवीजन करना, कोई टफ टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है उसे लर्न करना। इम्यूनिटी बूस्टर्स भी रिवाइज कर सकते हो आप, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के समरी लेक्चर्स देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, पहले से ही अपने को प्लान रखना है। मैं यहां बता नहीं रही हूं क्योंकि मुझे पता नहीं आप किस लेवल पर हो, अगर बैकलॉग है तो पहले बैकलॉग क्लियर करना, वो नहीं है तो जो टॉपिक टफ है, वीक है, उसे पक्का करना, और वो भी हो गया है तो फिर नेक्स्ट अपन रिविजन पर आएंगे, समरी लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज कर लेना, ठीक है, और अभी तक के इस चैप्टर को भी पक्के से रिवाइज कर लेना। डन है सबको? ठीक है,
चलिए, तो ऐप पर मुझे अभी आपके 2 मिनट लगेंगे, जरूर बताना क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि इस वीक अब हमारी क्लास होने नहीं वाली है, हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना बेटा, भले ही आपका जूलॉजी में कोई बैकलॉग नहीं हो, स्ट्रांग हो, तो भी जूलॉजी पढ़ना जरूर, पढ़ना जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लवली लवली विशेस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।